गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो कैसे हैं आप सभी आज? हेयर आई एम फीलिंग परफेक्टली फिट एंड फाइन टुडे। सो स्टार्ट करते हैं 29 ऑफ नवंबर की करंट अफेयर्स का डिस्कशन। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एक ऐसी कम्युनिटी को हम डिस्कस करेंगे, एक ट्राइबल ग्रुप है जो सम 1980 से ही इंडिया से माइग्रेशन के लिए प्लानिंग कर रहा है और 2030 तक ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाएंगी। कहाँ यह जाना चाहते हैं, क्या नाम है इस ट्राइबल ग्रुप का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स में हम डिस्कस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस, इसे 2025 में ही यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। क्या रोल है इसके बारे में जानेंगे। अदर प्रोग्राम्स में नज इनिशिएटिव को हम डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी पुराना गवर्नमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जिसने किसी और स्कीम को रिप्लेस किया था, इसके बारे में हम जानेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहा है फॉरेन एसेट का, जिसके लिए इन लोगों ने टैक्स रैम्प कैंपेन को लॉन्च करा है, इसके बारे में जानेंगे। एंड एक अवार्ड अभी न्यूज़ में रहा जो कि हरिवंश राय बच्चन जी को याद करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड, इसके बारे में हम जानेंगे। प्लस एक पर्सनालिटी और है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को हम देखेंगे। एंड स्काई रूट एरोस्पेस अगेन न्यूज़ में आ गया बिकॉज स्टार्टअप इन स्पेस को यह प्रमोट करने में लगे हुए हैं। IITF है, इसके बारे में हम जानेंगे। काफ़ी पुराना एडिशन है और अभी 44th एडिशन पर ये लोग पहुंच चुके हैं। एंड एक आर्कियोलॉजिकल साइट अभी प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में यहाँ पे न्यूज़ में रहा। सो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी PYQs को यहाँ पे हम कवर करेंगे इन्हीं क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल के सेशन में जो हमने कवर किया था, कल ही आप लोगों ने देखा होगा, उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं। So the prohibition of the polygamy bill 2025 was introduced by which state government in November 2025. So इस बिल को यहाँ पे लॉन्च करा है ऑप्शन नंबर ए असम ने, ठीक है। एंड वेयर वॉज द सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया फैसिलिटी इनोग्रेटेड, और यह रिसेंटली हैदराबाद तेलंगाना में इनोग्रेट किया गया। संचार साथ ही किस डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव रहा था? ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का इनिशिएटिव है ये। द अबुझमादिया ट्राइब किस स्टेट में यह पाई जाती है? एंड दैट स्टेट इज छत्तीसगढ़। और इसके अलावा हेली गुबी वोल्केनो को हमने डिस्कस करा था, किस कंट्री का यह पार्ट है? इथियोपिया अफार रीजन में यह लोकेटेड है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन नवंबर टू प्रमोट रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग, और इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च करा है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। एंड इसी के साथ यहाँ पे फेमिसाइड रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल डे विमेंस वायलेंस के अगेंस्ट में, और इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा? UNODC एंड UN Women ने। एंड पंजाब असेंबली ने यहाँ पे यूनानिमसली हॉली सिटीज को डिक्लेयर करा है। 3 सिटीज को सिलेक्ट किया गया। कौन कौन सी है? आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो एंड अमृतसर। एंड 5th एडिशन हमने देखा था इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का, किस सिटी में ये हुआ था? दैट इज न्यू दिल्ली में से होस्ट किया गया था। पात्रा रिवर को प्लेस इन न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था, और किस स्टेट में है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में यह लोकेटेड है। अपर लेक के लिए ड्रेनेज सिस्टम का यह काम करती है, ठीक है। सो यह तो हो गया कल का डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन। एंड प्लीज नोट ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक डिटेल के साथ हम कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं कि आप PYQs को अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेंड कर सको, बिकॉज हर एक करंट अफेयर के साथ कोई ना कोई PYQ यहाँ पे रिलेट हो ही जाता है। स्टार्ट करते हैं with the very first question here on the screen. So what is the name of India's first private commercial orbital rocket unveiled by Skyroot Aerospace? So Skyroot Aerospace को हम सभी जानते हैं। And who is the founder? कौन है इनके फाउंडर? जैसा कि आपको इमेज में शो हो ही रहा है। एंड नाउ इन लोगों ने यहाँ पर प्लानिंग कर रखी है विक्रम सीरीज के रॉकेट्स के लिए। जैसा कि आप और मुझे सभी को बताएं, इन लोगों ने 2022 में विक्रम भेजा था, विक्रम एस। कौन सा था वो? विक्रम एस। और विक्रम एस यहाँ पर एक टेस्ट रॉकेट था, जिसे केवल टेस्ट किया गया था कि यस ये लोग सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज सकते हैं क्या। और इस प्रकार विक्रम एस बना था इंडिया का पहला कमर्शियल रॉकेट बाय अ प्राइवेट कंपनी, और वो प्राइवेट कंपनी कौन सी थी? स्काई रूट एरोस्पेस। और तभी इन लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था विक्रम सीरीज के रॉकेट्स, सो दैट जो फादर ऑफ इसरो है विक्रम साराभाई, उन्हें ऑनर करने के लिए उन्हीं के नाम पर इन लोगों ने अपने रॉकेट सीरीज का नाम रखा था। और विक्रम एस द टेस्ट रॉकेट के साथ इन लोगों ने स्टार्ट करा था, जो कि स्पेस में पहुंचा था
लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा था। बट स्टार्टअप है यार, कमर्शलाइज कर रहे हैं ये लोग, ऑर्बिट में पहुंचना है। नाउ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च करा है विक्रम-1। सो यहाँ पे विक्रम-1 बन चुका है इंडिया का पहला प्राइवेट कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट, जिसके थ्रू जो सैटेलाइट है उन्हें स्काई रूट एरोस्पेस स्पेस में भेजेगा, अर्थ की जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें भेजेगा। सो यहाँ पे कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, और जो बड़ी सैटेलाइट्स है और कमर्शियल लेवल पर जो सैटेलाइट लॉन्चिंग है उसके लिए विक्रम-1 को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा, और इस प्रकार विक्रम-1 प्राइवेट कमर्शियल ऑर्बिट रॉकेट पहला बन चुका है इंडिया का। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, जो विक्रम-S था वो एक्चुअली एक टेस्ट रॉकेट था जिसे केवल स्पेस में इन लोगों ने भेजा था, और पहली प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनने वाला रॉकेट विक्रम-S था, और वह पहली प्राइवेट कंपनी भी यहाँ पर कौन थी, स्काई रूट एरोस्पेस। नाउ ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला प्राइवेट रॉकेट भी यहाँ पर इसी कंपनी का बन चुका है, एंड दैट इज विक्रम-1। ठीक है, दैट्स द अपडेट। नाउ विक्रम-1 को हम पुट कर सकते हैं, एक्चुअली हम नहीं, स्काई रूट एरोस्पेस अर्थ की ऑर्बिट में, और इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में मेजर माइलस्टोन। दैट्स ऑल। सो इस क्वेश्चन के साथ हम क्या डिस्कस करें, स्काई रूट एरोस्पेस को, इस कंपनी को कब फाउंड किया जाता है, कौन है इनके फाउंडर, उनका नाम इस क्वेश्चन के साथ आप याद रखेंगे। 2018 में इस कंपनी को फाउंड किया जाता है, स्काई रूट एरोस्पेस। इन स्पेस एंड इसरो दोनों का इन्हें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, एंड इनके जो फाउंडर है सो एक जागरूक नागरिक के तौर पे हमें पता होना चाहिए, पवन कुमार चंदना एंड नागा भरत डाका। यह दोनों पर्सनालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यह दोनों फाउंडर है यहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस के। सो पवन सर एंड नागा सर को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अदर स्टार्टअप्स को अगर आपको याद करना है, जस्ट लाइक आप याद कर सकते हो यहाँ पर अग्निकुल कॉस्मोस को, बिकॉज अग्निकुल कॉस्मोस यहाँ पे सेकेंड स्टार्टअप बना था जिसने अपना रॉकेट स्पेस में भेजा था। ठीक है, दैट्स ऑल। सो अग्निकुल कॉस्मोस को ध्यान रखेंगे सेकेंड रॉकेट, एंड स्काई रूट एरोस्पेस को ध्यान रखेंगे फर्स्ट रॉकेट के लिए, वो भी प्राइवेट लेवल पर। आगे बढ़ेंगे हम, कुछ अदर क्वेश्चंस का रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं जो रिलेटेड है स्पेस वर्ड से। सो स्पेस वर्ड से जितने भी करंट अफेयर आ सकते हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते। सो चांगी 6 नाम से समझ में आ रहा है चाइनीज है ये। 6th रोबोटिक लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन, और किस स्पेस एजेंसी का है ये, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है ये है। एंड 64th एनुअल कॉन्फ्रेंस अभी हमें देखने को मिला, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, कहाँ पे ये हुआ था, बेंगलुरु में इसे होस्ट किया गया था। एस्केपेड मिशन, काफ़ी पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा था, और किस स्पेस एजेंसी का है ये, नासा का है द एस्केपेड। इसके अलावा VELC को हमने डिस्कस करा था, द विजिबल एमिशन लाइन कोर्नोग्राफ, और किस इंडियन स्पेस का है ये, बेसिकली आदित्य L1 का वन ऑफ द पे लोड है ये है। ठीक है, VELC। एंड आपको बताना है यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर कि आदित्य जो गया है अपने साथ कितने पे लोड को लेकर गया है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, बिकॉज हमने लास्ट इसे डिस्कस किया था। एंड द कॉपरनिकस सेंटिनल-1 दी EOS, किस स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च करा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसे गूगल ने यहाँ पे अनाउंस करा, जिसके तहत AI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, और इसका नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। एंड इसके अलावा हमने डिस्कस करा था द ग्रैंड फिनाले ऑफ इंडियाज बिगेस्ट स्टूडेंट लेड स्पेस कॉम्पिटिशन मॉडल, एंड इसका नाम है रॉकेटरी कैंसेट इंडिया स्टूडेंट कॉम्पिटिशन। किस प्लेस पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज उत्तर प्रदेश में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते, स्पेस के टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सो एक रिपोर्ट को हम डिस्कस करें। द क्वेश्चन इज, according to the UN World Urbanization Prospect Report, which city has become the world's most populous city in the 2025? सो इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, बिकॉज हमने यह डिस्कस किया था। एक्चुअली आंसर आपको करना चाहिए। सो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सी बन चुकी है, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था, एंड दैट सिटी इज जकार्ता। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट हाईलाइट में चल रही है, रिपोर्ट का नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट।
किसने इसे पब्लिश करा है? दैट इज यूएन देसा। हमने इन्हें डिस्कस करा था, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। इन लोगों ने अर्बनाइजेशन पर इस रिपोर्ट को हाईलाइट किया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यह सिटी में यहाँ पर रहती है, रिजाइड करती है। और इस प्रकार ये जो 45% है ये बन जाता है सम 8.2 बिलियन। सो 8.2 बिलियन लोग यहाँ पर सिटीज में रह रहे हैं। ये 8.2 बिलियन कितना होता है? 820 करोड़ होता है, ठीक है। और इसी पॉपुलेशन को दिखाने के लिए यहाँ पर जकार्ता ने टॉप करा है विथ 42 मिलियन पीपल। जकार्ता फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस सिटी है यहाँ पे। सेकंड कौन सी है? ढाका विथ 37 मिलियन। थर्ड कौन सी है? टोक्यो विथ 33 मिलियन। और टोक्यो के बाद यहाँ पर आता है न्यू दिल्ली एज पर दिस रिपोर्ट। सो यहाँ पे अर्बन एरियाज में जो भी पॉपुलेशन इन्हांस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी गई। और 1950 से लेकर 2025 में जो पॉपुलेशन है यहाँ पे डबल हुई है। एंड यहाँ पर इस रिपोर्ट में ऐसा एस्टिमेशन है कि 2050 तक जो वर्ल्ड है वो सिटीज में ही रह रहा होगा। मोस्ट ग्रोथ इन अर्बन एरिया, दैट्स ऑल। सो यहाँ पर मेगा सिटी का कंसेप्ट दिया गया था। कौन सी होती है मेगा सिटी? जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पर 10 लाख से प्लस होती है, उसे टाइटल दिया जाता है मेगा सिटीज का। और सबसे बड़ी मेगा सिटी यहाँ पर जकार्ता है विथ 42 मिलियन पीपल एज पर द यूएन देसा। और इनकी रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम कुछ अदर रिपोर्ट्स को, अगर आपको याद करना है तो प्लीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करें। एंड द क्वेश्चंस आर, अकॉर्डिंग टू नॉम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में 2025 विच सिटी इज रैंक एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। और यह मैंगलोर को यहाँ पे बताया गया सेफेस्ट सिटी। और यह जो इंडेक्स है ये नॉम्बियो सेफ्टी इंडेक्स है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को हमने देखा था, किसने इसे पब्लिश करा है? दैट इज यूनेस्को का यह रिपोर्ट है। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एजुकेशन, यूनेस्को, एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट। और इसको यहाँ पे मणिपुर द आंसर इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज किया है। इसके अलावा NCRB का रिपोर्ट आया था, ST के अगेंस्ट में क्राइम सबसे ज्यादा किस इंडियन स्टेट में देखने को मिले? दैट इज मणिपुर। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 25 रिपोर्ट। और इसे यहाँ पे UN ने ही पब्लिश करा है। एंड एक रिपोर्ट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर, और इसे नीति आयोग ने यहाँ पे हाईलाइट किया था। एंड वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स रिपोर्ट, और यह है UN देसा के द्वारा। तो यहाँ पर हमने यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की 2 रिपोर्ट्स को देख लिया है। एक तो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल रिपोर्ट, और एक अभी हमने डिस्कस करी द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025? सो यहाँ पर लोक नायक फाउंडेशन एनुअली लिटरेरी अवार्ड प्रोवाइड करता है, और इस बार 2025 का जो टाइटल है वो किसे दिया गया है? सो प्लीज नोट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, विल्लमाला सिम्माना जी को यह अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड के साथ इन्हें यहाँ पे 2 लाख रुपीज का प्राइज मिलेगा, और 18 जनवरी को इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। सो प्लीज नोट सर, यहाँ पर आंध्र यूनिवर्सिटी के एक्स हेड ऑफ तेलुगु है, और जो 2025 के लिए लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड के विनर यहाँ पर रहे। सो हमें इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करना है लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड को। बेसिकली इस अवार्ड को यहाँ पे देता कौन है? नाम में ही आंसर छुपा है, लोक नायक फाउंडेशन यह अवार्ड एनुअली देता है ना। लोक नायक फाउंडेशन ने डिसाइड करा कि ये लोग ऑनर करेंगे एनटी रामाराव सर को एंड हरिवंश राय बच्चन सर को, एंड दैट्स वाई इन लोगों ने इस अवार्ड को यहाँ पे स्टार्ट करा। अब हमें इन दोनों पर्सनैलिटीज को डिस्कस करना है। एनटी रामाराव कौन है? ये है, सो प्लीज नोट, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पॉलिटिशियन प्लस एक्टर यह रह चुके हैं। एंड द थिंग इज, आंध्र प्रदेश के 3 टाइम CM यह रह चुके हैं ना। आप समझ सकते हैं कितनी डोमिनेंट पर्सनालिटी यह रही होगी अपने टाइम पर। सो एनटी रामाराव जी को ऑनर करने के लिए इस अवार्ड को स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, सो अमिताभ बच्चन के फादर है, वी ऑल नो। इनका एक सबसे पोइटिक वर्क है जिसका नाम है मधुशाला, जिनके लिए इन्हें जाना जाता है मोस्टली। सो मधुशाला को ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन के साथ। हरिवंश राय बच्चन जी के साथ मधुशाला इनका वर्क है।
और हिंदी लैंग्वेज में यह अपनी जो राइटिंग है वो यहाँ पर करते थे। सो हरिवंश राय बच्चन जी को एंड एन टी रामाराव को ऑनर करने के लिए लोकनायक फाउंडेशन ने इस अवार्ड को फॉर्म करा और 2025 के विनर है यहाँ पर विल्लमाला सिम्माना। That's all. The next question, the Beni Menashe community is primarily found in which state? So एक ऐसी community को हम डिस्कस कर रहे जो 2030 तक इंडिया से completely माइग्रेशन यहाँ पर कर लेगी और दूसरी कंट्री में पहुंच जाएगी। इसके लिए इन्हें यहाँ पे अप्रूवल भी मिल चुका है अदर कंट्री से। एंड ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी द बेनी मिनाशे कहाँ पर यह पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यह लोग रहते हैं। एग्जैक्टली मिजोरम एंड मणिपुर में यह लोग आपको देखने को मिलेंगे। सो हुआ क्या था, इनकी क्या कहानी है? 1980s में इन लोगों ने इज़राइल से कॉन्टेक्ट किया, इज़राइल को बोला कि हम लोग आपके ही वंशज हैं और इस प्रकार इज़राइल ने इन्हें कहा कि ठीक है, आप लोग जो हमारा कास्ट सिस्टम है, हमारा जो कल्चर है उसे अडॉप्ट कीजिए और हम आप लोगों को वापस इज़राइल में बुला लेंगे। सो 1980s से इन लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, जुदाइज़म बेसिकली जो यहूदी धर्म है उसे अपनाने के लिए और जो भी लैंग्वेज है जूइश लैंग्वेज उसे सीखने के लिए। एंड तब से लेकर अभी तक इनका माइग्रेशन प्रोसेस में चल रहा है। अबाउट सम हाफ जो पॉपुलेशन है इस कम्युनिटी की वो इज़राइल में माइग्रेटेड भी हो चुकी है और 1200 जो पॉपुलेशन है वो 2026 तक इज़राइल में पहुंच जाएगी और जो बाकी रिमेनिंग है वो 2030 तक पहुंच जाएगी इज़राइल में। सो इज़राइल के सपोर्ट के साथ ये लोग वापस जा रहे हैं इंडिया से एंड दैट्स वाई ये कम्युनिटी अभी न्यूज़ में नहीं, द बेनी मिनाशे कम्युनिटी एग्जैक्टली मिजोरम मणिपुर। एंड इनका अडॉप्शन टू इज़राइल कब से स्टार्ट हुआ? 1980 से स्टार्ट हुआ था। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम, कुछ अदर ट्राइब्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड कल ही हमने एक ट्राइब को देखा था जो बस्तर स्पोर्ट्स के कारण न्यूज़ में रही थी एंड अदर को हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी एसटी के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा क्राइम्स मणिपुर में है एंड डी नोटिफाई नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स और इसके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। द बेदोइन ट्राइब्स कहाँ पर है? ये मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका डेजर्ट में ये पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली जो क्लैश हुआ था इज़राइल और एक कंट्री और थी सीरिया, तब ये जो ट्राइब है न्यूज़ में आई थी। धिमसा डांस किस स्टेट में आता है? आंध्र प्रदेश का। एंड देन गार्डन फेस्टिवल किस ट्राइब का है? रिंगमा ट्राइब का ये है फेस्टिवल है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 2025 का एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है यहाँ पर द एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस प्रोग्राम। सो इंडिया चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना और उसी के लिए इन लोगों ने इस प्रोग्राम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। और क्वेश्चन इज कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने पूरे जो भी प्रैक्टिसेस है, कोशिश है, वो यहाँ पे कर रहा है कि इंडिया में जो यंग यूथ है उनमें स्टार्टअप्स इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। सो यहाँ पे प्लीज़ नोट कीजिए कि जो एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस प्रोग्राम है यह पार्ट है निधि स्कीम का। एंड निधि स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, जिसे इंडिया में 2016 में लॉन्च किया जाता है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए सेम डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और निधि के साथ ही यहाँ पर EIR प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सो दैट ग्रेजुएट्स को यहाँ पे मोटिवेट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप में, उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके इंक्लूडिंग अ फेलोशिप। एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ मेरा। सो हमें ध्यान रखना है निधि स्कीम 2016 वाली, इसके तहत EIR प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने में लगा हुआ है। गोल क्या है? स्टार्टअप इन इंडिया और इसे प्रमोट करना। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो अगेन एक गवर्नमेंट स्कीम को हम डिस्कस कर रहे, काफ़ी पुरानी स्कीम है ये है एंड किसी को रिप्लेस करके नहीं लाया गया था। द क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है। कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर? किरण रिजिजू सर के पास है यहाँ पर यह मिनिस्ट्री एंड सेम सर के पास यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है। एंड यहाँ पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो माइनॉरिटी अफेयर है उनके वेलफेयर पर काम किया जा रहा है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत कुछ पोर्टल का जो असेसमेंट है, आकलन है, वो यहाँ पे किया एंड दैट्स वाई ये जो स्कीम है न्यूज़ में आ गई।
ओवरऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो माइनॉरिटी कम्युनिटियों ने बेसिक जो सुविधाएं हैं, एमिनिटीज़, यह प्रोवाइड करना इस स्कीम का गोल है। और जो भी 15 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे रह रहे हैं माइनॉरिटी पॉपुलेशन विद इन 15 किलोमीटर, उन्हें यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़, जो भी बेसिक सुविधा है, घर, कपड़ा, मकान, वो प्रोवाइड करना, यही इस स्कीम का मेन गोल है। ओवरऑल यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है 2018-19 में। सो बजट ध्यान रख लेना, 2018-19 बजट का यहाँ पर ये जो स्कीम है पार्ट है। एंड इस स्कीम ने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम को यहाँ पे रिप्लेस करा है और उस स्कीम का नाम है MSDP। MSDP का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आता है 2008-9 में। देन MSDP को रिप्लेस करके यहाँ पे लाया जाता है प्रधानमंत्री JVK, कब? 2018-19 में। दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का यह प्रोग्राम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पर हम देख रहे ट्रेड फेयर, द IITF ट्रेड फेयर। एग्जैक्टली एग्जाम में PYQ ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए, लाइक इनका 40th एडिशन कहाँ पे हुआ, किसने इसे होस्ट करा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो अब यह लोग 44th एडिशन पर पहुंच चुके हैं, द 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और कहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया? न्यू दिल्ली इज द होस्ट कंट्री, सिटी, बेसिकली UT है। सो यहाँ पर इंडिया के पास इस ट्रेड फेयर में जो हाईलाइट किया गया डेटा, 705 ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे। और इस प्रकार इस ट्रेड फेयर में ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रिजर्व करने पर फोकस किया गया था। थीम क्या रही थी इस ट्रेड फेयर की? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओवरऑल यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ट्राइबल आर्टिस्ट, इन सभी को अपनी जो भी एंशिएंट आर्ट है उसे प्रिजर्व करने के लिए, और सिल्क बेस्ड आर्ट को यहाँ पे शोकेस किया गया। ओवरऑल एक गोल यहाँ पे हाईलाइट रहा कि इंडिया को बनाना है सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर। दैट्स ऑल। सो आपको ध्यान रखना, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कब से चल रहा है? ये 1980s से चल रहा है। नाउ 44th एडिशन पर यह आ चुका है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रेड फेयर को मैनेज करती है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ध्यान रखिए, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नज इनिशिएटिव को हम डिस्कस करें। द क्वेश्चन, which organization has launched the second nudge initiative to strengthen voluntary compliance regarding foreign asset? So स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से फॉरेन एसेट का जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करने के लिए एक कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च करा गया। कैंपेन का नाम है नज इनिशिएटिव। और इस नज इनिशिएटिव को यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा? दैट इज द क्वेश्चन। इसका आंसर है CBDT, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यहाँ पे नज इनिशिएटिव को लॉन्च करा। इसका सेकंड फेज यहाँ पे चल रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नज का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नज। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेंशन नहीं है, सो पॉइंट फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। सो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली जो हमारे नागरिक हैं उनके पास कितने फॉरेन एसेट है उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, और उसी के लिए इस कैंपेन को यहाँ पे चलाया गया, सो दैट जितना भी फॉरेन एसेट है उनका जो भी रिपोर्टिंग है वो की जा सके, और ITR में उसकी अपडेट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जा सके। सो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ एसेट का जो भी मैनेजमेंट है, और उसी के लिए नज इनिशिएटिव का जो सेकेंड फेज है उसे CBDT, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ने यहाँ पे लॉन्च किया। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, so tax ramps scheme that was recently approved by government is related to which sector? so यहाँ पे हम एक स्टार्टअप स्कीम को देख रहे हैं विच इज टैक्स रैम्प। सो इसका मेन गोल क्या है, किस सेक्टर से रिलेटेड है? टेक्सटाइल से यह रिलेटेड है। सो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए टैक्स रैम्प को लॉन्च करा। इस स्कीम का जो बजट है वो 305 करोड़ रुपीज़ है। 25-26 बजट में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। डेडलाइन इसकी 2030-31 रखी गई है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत यह फंक्शन कर रहा है। मेन इसका गोल क्या है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें रिसर्च, इनोवेशन, डेटा सिस्टम और जो भी स्टार्टअप है उन्हें प्रमोट करना। एंड दैट्स वाई हियर हमारे पास एक स्कीम है द टैक्स रैम्प स्कीम। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते।
कुछ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, जो कि हाल ही फिलहाल में लास्ट डेज में अक्टूबर नवंबर के डेटा से हम देख रहे हैं. The questions: which state government has launched a new incentive scheme for cooperatives and private sugar mills? और इसे लॉन्च करा महाराष्ट्र ने. एंड यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर एक स्कीम को अप्रूव करा, 100% क्रेडिट गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स. स्कीम का नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स. भारत नेट स्कीम को अमेंडेड फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? एंड दैट इज पंजाब. PRIP स्कीम किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. इसके अलावा एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम, यह किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है. RDI स्कीम यहाँ पे न्यूज़ में रहा था, इसे इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और किस सेंट्रल स्कीम का यह पार्ट है? PM डिवाइन स्कीम का यह यहाँ पर पार्ट है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन एंड द लास्ट क्वेश्चन: which organization released the 2025 Asia Pacific Disaster Report? सो काफ़ी हार्ट रेंचिंग रिपोर्ट है ये, दिल दहलाने वाली न्यूज़ है ये, प्लीज़ नोट. सो 2025 एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट को यहाँ पे लॉन्च करा है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड दी पैसिफिक ने. बेसिकली इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है टेम्परेचर राइज, जो भी उसका इफेक्ट होने वाला है. तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में दिल्ली, कराची एंड शंघाई, इन सिटीज़ को इस प्रकार से हाईलाइट किया गया है कि यह आने वाले टाइम में 2 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसे फेस करेगा. इवन अगर वर्ल्ड अपना जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल है उसे कंप्लीट कर लेता है और जो ग्लोबल वार्मिंग की लिमिट है उसे 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन यहाँ पर फिक्स कर लेता है एवरेज तौर पर, स्टिल इन हाई सिटीज़ में दिल्ली, कराची, शंघाई, इनमें जो टेम्परेचर है वो 2 से 7 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. यहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन रिजाइड करती है. अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इन सिटीज़ में देखने को मिलेगा. इवन यहाँ पे इस प्रकार से क्लेम किया गया है कि जो कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, आने वाले टाइम में यह ओवर 300 डेज में 35 डिग्री सेल्सियस ईयरली यहाँ पर फेस करने वाले हैं. लाइक 300 डेज, 365 डेज में से 300 डेज में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ईयरली यहाँ पर यह बताया गया. एंड यहाँ पे 35 एंड 41 में तो कितना ही डिफरेंस है. सो ओवरऑल यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान को हाईलाइट किया गया 35 डिग्री सेल्सियस 300 डेज, एंड दैट्स वाई यह जो रिपोर्ट है यहाँ पे हाईलाइट में रही. यहाँ पे डेटा हाईलाइट किया गया है कि 24 में अप्रैल से मई में 33 मिलियन पीपल्स इन बांग्लादेश वो हीट वेव से इफेक्टेड रहे, जबकि इंडिया में 700 डेथ को रिकॉर्ड किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हीट वेव. दैट इज द रिपोर्ट. एंड किसने इसे पब्लिश करा? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक. रिपोर्ट का नाम है एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट. चलिए इस सेशन को हम इस क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे. आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा. एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन से फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट मैसेज. सो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को मैं अपडेट करूँ. सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार टॉपिक बता दीजिए कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, और 3 मंथ के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है उसका वीडियो मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगी. एंड आपको रिस्पांस मिलेगा कमेंट बॉक्स में, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करूँगी अगर आप रेगुलर यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं तो. सो स्टार्ट करते हैं क्विज के क्वेश्चंस के लिए. सो जो आज मैं आपको दे रही हूँ वो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड टेक केयर. एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. इवन अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ.